जब तुम्हें 8 घंटे के लिए 10 गुना कैशबैक का मौका मिले तो तुम ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा उड़ा सकते हो। घर खरीदने के लिए मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन किसने सोचा था कि वो घर एक खंडहर बनकर रह जाएगा। मैं छत पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखकर गालियां बक रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, 8 घंटे का शैनहाउस सिस्टम जुड़ गया है। अब से होस्ट का कोई भी बिना दोहराया गया खर्च 10 गुना वापस मिलेगा। ध्यान दें, सिस्टम 8 घंटे बाद सो जाएगा। मैंने अपने फोन की स्क्रीन को घूर कर देखा। इस महीने का उधार का बिल अभी तक एक पैसा भी नहीं चुकाया था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने शॉपिंग में 2000 उड़ा दिए थे और बॉस को खुश करने के लिए मैंने 850 की दावत दी थी। बाकी आलतू फालतू खर्च मिलाकर टोटल 3800 रुपये का बिल था। ये पैसा मैंने घर की किस्त भरने के लिए बचा कर रखा था, लेकिन अब मैंने सोच लिया था, जो होगा देखा जाएगा। मैंने एक ही बार में सब चुका दिया, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल मेरे फोन में मैसेज की घंटी बजेगी। आपके अकाउंट जिसके आखिर में 1571 है, उसमें 38,000 रुपये जमा कर दिए गए हैं। अब आपके अकाउंट में 38,227 रुपये हैं। अरे साला, ये सच है या झूठ? ये सिस्टम तो सच में काम कर रहा है। सिस्टम बाप ने मुझे धोखा नहीं दिया। अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। 8 घंटे, मेरे पास पागलों की तरह पैसा उड़ाने के लिए पूरे 8 घंटे का टाइम है। मैं इतना खरीदूंगा कि आसमान हिल जाएगा। आज तो मैं पैसा उड़ा उड़ा कर खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना लूंगा। इस पागलपन वाली खुशी के बाद मैं शांत हुआ। अब मुझे क्या खरीदना चाहिए? हाँ, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। मैंने बिना टाइम बर्बाद किए सीधा दहवामाओ ऐप खोल लिया। हाथ में 30,000 से ज्यादा रुपए थे। मेरे दिमाग में तुरंत एक ही बात आई, अपना कंप्यूटर बदल लूं। एक पुराने गैजेट लवर के तौर पर पूरा आरओजी का सेटअप लेना मेरी जिंदगी का सपना था। जरा सोचो उस 4090 रैप्टर ग्राफिक कार्ड के बारे में, और वो फेमस एंगल्स आई आसूस मदरबोर्ड। बस ये सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। पहले तो मैं एकदम कंगाल था। इस तरह का वीआईपी कंप्यूटर लेने के लिए तो मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़ती। लेकिन अब सब बदल गया था। किस्मत बदलने का मौका मेरे सामने था, तो अब मैं साला झिझक क्यों रहा था। मैंने जल्दी से आरओजी का सीपीयू और मॉनिटर सर्च किया। उसकी कीमत ठीक 37,000 रुपये थी। मैंने बिना पलक झपकाए सीधा पेमेंट कर दिया। उसी वक्त बैंक का मैसेज फिर से मेरे फोन पर आया। 3,70,000 रुपये तुरंत आ गए थे। मैं खुशी से हवा में उड़ने लगा। मेरी नई जिंदगी आज से शुरू हो गई थी। कंप्यूटर तो हो गया, अब आगे क्या खरीदूं? मुझे अपना फोन बदलना चाहिए। वो सबसे महंगा वाला याली X5 ले लेता हूँ। मैंने 15,000 खर्च किए और बैंक ने मुझे तुरंत 1.5 लाख वापस कर दिए। लेकिन ये अभी भी काफी नहीं था। ये पैसा तो बस चिल्लर था। जब पैसा उड़ाना ही है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मैंने बिना कुछ सोचे उस टॉप लेवल के कैमरे का ऑर्डर दे दिया और साथ में कुछ लेंस भी ले लिए। मैंने एक झटके में 1 लाख रुपए उड़ा दिए। अगले ही पल बैंक ने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। ये एहसास बहुत ही गजब था। जैसे जैसे मैं पैसा उड़ा रहा था, मेरा नशा और भी बढ़ता जा रहा था। मैं रुक ही नहीं पा रहा था। मैंने सीधा अपने दहवा माओ के कार्ड को खाली कर दिया और एक बार में 30 लाख से ज्यादा रुपए उड़ा दिए। मैंने पलक तक नहीं झपकाई। लेकिन ये मजा ज्यादा देर तक नहीं चला। जब मैं पूरी तरह से मजे में था, तभी पेमेंट वाला पेज अचानक अटक गया और उस पर लिखा आया कि बैलेंस कम है। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे समझ आया कि मेरे कार्ड में पैसा खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इस डेबिट कार्ड की एक दिन की लिमिट सिर्फ 5 लाख थी। बैंक के सिस्टम ने इसे ब्लॉक कर दिया था। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि पहले मैं बस कुछ हजार रुपए कमाने वाला एक गरीब लड़का था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन में 5 लाख से ज्यादा खर्च करूंगा। इसलिए मैंने कभी इसकी लिमिट नहीं बढ़ाई थी। अरे कमीने, ये क्या मजाक है? मैं सिस्टम के टाइमर को तेजी से भागते हुए देख रहा था। मैंने अपनी जैकेट उठाई और नीचे की तरफ भागा। मैंने एक टैक्सी रोकी और सीधा झोंगली बैंक की तरफ निकल पड़ा। मैं अभी ठीक से बैठा भी नहीं था कि हम पहुंच गए। बैंक मेरे घर वाली गली के ठीक सामने था। मैंने पैसे फेंके और जल्दी से बाहर निकल गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ड्राइवर मुझे किसी बेवकूफ की तरह देख रहा था। मैं बैंक के अंदर घुसा और जोर से चिल्लाया, मैनेजर, यहाँ का मैनेजर कहाँ है? तभी सामने से खूबसूरत मैनेजर चलकर आई। उसके पैर गजब के लंबे थे, लेकिन वो मुझे बहुत ही नीची नजरों से देख रही थी। मेरे पास उसकी बकवास सहने का टाइम नहीं था। मैंने सीधा अपना कार्ड टेबल पर पटक दिया। मेरी लिमिट बढ़ाओ अभी के अभी। उस मैनेजर ने कार्ड को देखा और लगभग हंस ही पड़ी। उसने किसी तरह अपनी हंसी रोकी और मुझे काउंटर तक ले गई और फिर वहां से चली गई। उसके मस्त फिगर को जाते हुए देखकर मैंने अपने मन में कसम खाई कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं इस लेवल की लड़की को अपनी बनाऊंगा। काउंटर वाली लड़की ने रूखेपन से कहा, नॉर्मल कार्ड की लिमिट सिर्फ 20 लाख तक बढ़ाई जा सकती है। ऐसे कैसे स्टैंड चलेगा? 20 लाख तो उड़ाने के लिए काफी नहीं है। किस्मत से मेरे अकाउंट में पहले से ही 40 लाख रुपए पड़े थे, तो उन्होंने उसी वक्त मुझे एक डायमंड कार्ड दे दिया। अब मेरी एक दिन की लिमिट सीधा 3 करोड़ हो गई थी।
मैं बैंक के दरवाजे से बाहर भी नहीं निकला था कि मैंने जल्दी से अपनी जियान बाओबे ऐप का कार्ड खाली कर दिया। मैंने 3,86,700 रुपये खर्च किए और बैंक ने मुझे तुरंत 38,67,000 दे दिए। मेरे पहले के बैलेंस को मिलाकर अब मेरे कार्ड में 86,90,000 रुपये थे। मजा आ गया। एक गरीब लड़के से सीधा करोड़पति बनने का ये सफर गजब था। और अब मेरी भूख और भी बढ़ गई थी। कल तक मैं अपना एक घर होने के सपने देख रहा था और आज करोड़ों की दौलत भी मेरे लिए कम पड़ रही थी। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत धीरे काम कर रही थी। मैंने सारे महंगे आइटम खरीद लिए थे, लेकिन फिर भी बहुत कम पैसा खर्च हुआ था। आखिर सबसे जल्दी पैसा कैसे उड़ाया जा सकता है? मैं यही सोचकर परेशान था कि तभी मेरी नज़र फिर से उसी मैनेजर पर पड़ी। मैंने बिना सोचे उससे पूछ लिया, अरे सुनो, क्या तुम्हें पता है कि सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च किया जा सकता है? उसने मुझे देखकर मुंह बनाया। उसे लगा कि ये गरीब लड़का फिर से अमीर बनने का नाटक कर रहा है। वो हल्की सी हंसी के साथ बोली, जाहिर सी बात है, घर या गाड़ी खरीदने में। करोड़ों का बंगला या कोई शानदार गाड़ी खरीद लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि पानी की तरह पैसा बहाना क्या होता है। साला, इसकी बात ने तो मेरी आंखें खोल दी। मेरा मन किया कि मैं खुद को एक जोरदार तमाचा मारूं। गरीबी ने सच में मेरा दिमाग बंद कर दिया था। मैं इस बात को कैसे भूल गया? शुक्रिया। जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हें दावत जरूर दूंगा। मैंने जल्दी से ये बात कही और वहां से हवा की तरह भाग निकला। और वो मैनेजर बस खड़ी खड़ी अपना सिर हिला रही थी। बैंक के दरवाजे से बाहर निकलते ही सामने लाल रंग का टाइमर देखकर मेरी तो जैसे पैंट ही गीली हो गई। सिस्टम के सोने में सिर्फ 7 घंटे और 30 मिनट बचे थे। मेरे पास सच में बहुत कम टाइम था। मैं भागकर सड़क पर गया और एक टैक्सी रोकी। पास के सबसे महंगे कार शोरूम में चलो, जहां फरारी और लंबोर्गिनी मिलती है। जल्दी करो उस्ताद। ड्राइवर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, अरे लड़के, यहां भौकाल मत काट। क्या तू अपनी शक्ल से ऐसी गाड़ी खरीदने वाला लगता है? मेरे पास उससे बहस करने का टाइम नहीं था। मैंने सीधा अपना फोन निकाला और उसे स्कैन करके पैसे भेज दिए। क्या 3,000 काफी हैं? अगर चालान कटा तो वो भी मैं भर दूंगा। बस गाड़ी जल्दी भगा। ये बात सच है कि पैसा बोलता है। पैसे मिलने का मैसेज देखकर ड्राइवर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने एक्सीलेटर को ऐसे दबाया जैसे सीधा इंजन में पैर घुसा देगा। कस के बैठ जा लड़के, आज तेरा भाई साक्षात फुजीवारा ताकुमी का बाप बनकर गाड़ी चलाएगा। उसने उस खटारा टैक्सी को भी F1 रेसर की तरह दौड़ा दिया था। मैं गाड़ी में भी खाली नहीं बैठा था। लाखों रुपए भी तो पैसा ही होता है। मैं लगातार अपने फोन पर पैसा खर्च करने का तरीका ढूंढ रहा था कि तभी गलती से मैंने एक लाइव स्ट्रीम खोल ली। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्या लाइव स्ट्रीम में पैसे डालना भी खर्च माना जाएगा? मुझे ट्राई करना चाहिए। मेरे जैसा लड़का जो कभी किसी को गिफ्ट नहीं भेजता था, मैंने एक झटके में 10 लाख रुपए का टॉपअप कर लिया। लेकिन बैंक की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। मुझे समझ आ गया कि पैसे डालना खर्च नहीं होता। मुझे गिफ्ट खरीदने पड़ेंगे, तभी वो असली खर्च माना जाएगा। मैंने एक शाओबेई नाम की लड़की का लाइव स्ट्रीम खोल लिया। मैं सिर्फ 5वें लेवल पर था, इसलिए मेरे आने पर कोई स्पेशल इफेक्ट भी नहीं आया। वो लड़की किसी और के साथ पीके बैटल कर रही थी और मचल मचल कर अपने फैंस से गिफ्ट मांग रही थी। मुझे याद आया कि पहले उसने मुझे रिप्लाई किया था, तो ठीक है, अब ये पैसों की बारिश उसी पर होगी। कार्निवल, क्लाउड एरो और चिंग यूंग रेल्म, मैंने उसे सारे के सारे गिफ्ट भेज दिए। मैंने 9 लाख से ज्यादा रुपए उड़ा दिए थे और बैंक ने मुझे तुरंत 90 लाख रुपए वापस कर दिए। ये तरीका सच में काम कर रहा था। गिफ्ट भेजने के लिए शुक्रिया युआन भाई। वो लड़की खुशी के मारे चिल्ला पड़ी। तभी जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, वो महंगे कारों का शोरूम आ गया था। लैम्बोर्गिनी मेरे ठीक सामने खड़ी थी। अब असली खेल शुरू होने वाला था। पहले तो मैं रोल्स रॉयस के दरवाजे की तरफ देखने से भी डरता था कि कहीं कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे, लेकिन अब मेरे पास सिस्टम की पावर थी। इस लैम्बोर्गिनी के शोरूम से ही मेरा भौकाल शुरू होगा। अंदर घुसते ही उस लाल रंग की स्पोर्ट्स कार ने मेरा दिल जीत लिया। सच कहते हैं, स्पोर्ट्स कार ही लड़कों का असली प्यार होती है। इसका लुक तो किसी खूबसूरत लड़की से भी ज्यादा कातिल था। सेल्स वाली लड़की ने मुझे बहुत ही साधारण कपड़ों में देखा, लेकिन अपनी ट्रेनिंग की वजह से वो एक स्माइल के साथ मेरे पास आई। वो मुझे उस रिवेल्तो के फीचर्स बताने ही वाली थी कि मैंने उसे बीच में रोक दिया। ये सब बकवास रहने दो, मुझे बस इतना बताओ कि इसका पूरा प्राइस कितना है। क्या ये 1 करोड़ से ऊपर की है? मेरे पास उसकी बातें सुनने का टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे लिए अभी टाइम ही पैसा था। ये 70 लाख के आसपास पड़ेगी। ठीक है, सीधा कॉन्ट्रैक्ट लाओ। वो लड़की तो जैसे पत्थर की बन गई थी। मुझे अंदर आए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था और मैं पेमेंट करने के लिए तैयार था। ये सुपर कार खरीदना कम और सब्जी मंडी से गोभी खरीदना ज्यादा लग रहा था। जब वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करने गई, मैंने फिर से लाइव स्ट्रीम खोल लिया। अभी जो मैंने पैसा उड़ाया था वो काफी नहीं था। मैंने उस लड़की की प्रोफाइल पर पागलों की तरह क्लिक किया।
ड्रैगन रेंजर, विंग्स ऑफ द स्काई। मैं बस लगातार गिफ्ट फेंकता जा रहा था जब तक कि मेरे हाथ में दर्द नहीं होने लगा। मैंने 3 लाख दोइन कॉइन्स ऐसे ही उड़ा दिए थे। लाइव स्ट्रीम में आग लग गई थी। पूरी स्क्रीन पर मुझे बाप बोलने वाले कमेंट्स भरे पड़े थे, लेकिन मुझे सिर्फ अपने फोन की उस प्यारी सी घंटी से मतलब था। डिंग! बैंक में 30 लाख आ गए थे और मेरा बैलेंस तुरंत 1 करोड़ के पार हो गया। तभी वो सेल्स वाली लड़की कॉन्ट्रैक्ट लेकर भागते हुए वापस आई। उसने बहुत डरते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैं एडवांस देना चाहूंगा। एडवांस कैसा? सीधा फुल पेमेंट करूंगा। मैं अंदर से बहुत उतावला हो रहा था। कैशबैक का टाइम सिर्फ 7 घंटे बचा था। अगर पैसा उड़ाऊंगा नहीं तो वापस कैसे आएगा? मेरे कार्ड से 70 लाख रुपए कट गए और उसका 10 गुना यानी 7 करोड़ रुपए तुरंत आ गए। मेरा बैलेंस 8 करोड़ के करीब पहुंच गया था। यह एहसास सीधा मेरे दिमाग को हिला रहा था। मैंने उस लड़की की तरफ देखा। तुम्हारे शोरूम में और कौन सी गाड़ियां हैं? हमारे पास हरकन और यूरुस भी हैं। मुझे ये दोनों भी चाहिए। दोनों का टॉप मॉडल दो और अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मेरी ये बात सुनते ही पूरे शोरूम में सन्नाटा छा गया। वो लड़की पूरी तरह से सुन्न हो गई थी। उसके पुराने अमीर कस्टमर भी मॉडल चुनने में टाइम लगाते थे, लेकिन मेरी तरह बिना कुछ पूछे सीधे गाड़ियां उठा लेने वाला इंसान उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। आसपास की वो सेल्स वाली लड़कियां जो पहले भाव खा रही थीं, अब वो सब चाय पानी लेकर मेरे पास आ गई थीं। उनकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो सीधा मेरे ऊपर ही लेट जाएं। एक बहुत ही हॉट फिगर वाली लड़की ने तो अपना शरीर मेरे ऊपर चिपका ही दिया। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि क्या बताऊं। सर जी, अगर आपको लिमिटेड एडिशन गाड़ियां पसंद हैं तो मैं प्राइवेट में आपके लिए जुगाड़ कर सकती हूँ। अपने हाथ पर उसके शरीर को महसूस करके मेरे अंदर भी गर्मी बढ़ने लगी थी। क्या यही अमीरों के मजे होते हैं? साला ऐसा कौन होगा जो इस तरह के ऑफर को ठुकरा सके? लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को रोककर उसके पैरों को पीछे धकेल दिया। हालांकि वो लड़की एकदम जहर थी, लेकिन कैशबैक के मजे के सामने ये कुछ भी नहीं था। अगर मैंने ये 8 घंटे बर्बाद कर दिए तो मैं जिंदगी भर रोता रहूंगा। मेरे चारों तरफ खड़ी भीड़ को हटाते हुए मैं एक बार फिर कैश काउंटर के सामने गया। 2 टॉप मॉडल लग्जरी गाड़ियों की कीमत 89,60,000 थी और मैंने बिना पलक झपकाए सीधा फुल पेमेंट कर दिया। डिंग! बैंक से 8 करोड़ 96 लाख का कैशबैक आ गया। मैं अपने फोन के मैसेज में उस बैलेंस को घूर रहा था। 15 करोड़ 50 लाख से ज्यादा। 10 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया था। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैं करोड़पति बन गया था। लिन सर, आपने एक ही बार में इतनी सारी गाड़ियां खरीद ली। क्या आप कोई छोटा मोटर शो लगाने वाले हैं? ली यिंग की आंखों में सितारे चमक रहे थे और वो खुशी से मेरे पास आई। मैंने अपने अंदर की उस पागलपन वाली खुशी को दबाया और शांत दिखने का नाटक करते हुए भौकाल काटा। बस ऐसे ही पसंद आ गई। ये बात बोलकर मैं उन सब की इज्जत भरी नजरों के बीच से पलटकर दरवाजे से बाहर निकल गया। अभी भी 1 करोड़ 40 लाख की लिमिट बाकी थी जिसे उड़ाना था। मैंने अपनी नजर उठाई और पास वाले शोरूम को देखा। बिना रुके मैं सीधा रोल्स रॉयस के शोरूम में घुस गया। सर, क्या आप सच में फैंटम सीरीज खरीदना चाहते हैं? वो भी खास लॉन्ग व्हील बेस वाला मॉडल। वो सेल्समैन मुझे घूर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक कस्टमर जिसे अंदर आए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए और वो ऑर्डर दे रहा है। करोड़ों की गाड़ियां खरीदने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं और मेरे जैसा जवान लड़का एक ही बार में फुल पेमेंट करने की बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई प्रैंक कर रहा हूं। मेरे पास बकवास करने का टाइम नहीं था। मैंने सीधा हाथ हिलाते हुए कहा, बकवास बंद करो, जाकर कॉन्ट्रैक्ट लाओ, मैं अभी फुल पेमेंट करूंगा। सेल्समैन को भले ही लग रहा था कि मेरा दिमाग खराब है, लेकिन खुद चलकर आई सेल को कौन मना करता है। थोड़ी ही देर में कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने पड़ा था। मैंने पेन उठाया और मक्खन की तरह साइन कर दिए। 1 करोड़ 9,80,000 सीधे शोरूम के अकाउंट में चले गए। अगले ही पल फोन वाइब्रेट हुआ। बैंक में 10 करोड़ 98 लाख आ गए। अभी का बैलेंस 25 करोड़ 40,78,258 रुपए। अरे साला, इन अनगिनत जीरो को देखकर मेरा दिल बाहर आने वाला था। ये 25 करोड़ से ज्यादा थे। ये उल्टा पैसा छापने का तरीका सच में गजब था। मजा आ गया। मैंने किसी तरह आसमान की तरफ देखकर जोर से हंसने की अपनी इच्छा को दबाया और पलटकर सेल्समैन से पूछा, क्या तुम्हारे पास 40 लाख के आसपास की कोई गाड़ी है? मुझे वैसी कुछ और गाड़ियां दे दो। सेल्समैन जो अभी अपना कमीशन गिनकर हटा था, ये बात सुनकर उसका चेहरा जम गया। लिन सर, हमारे यहाँ सबसे सस्ती गाड़ी ही 50 लाख से शुरू होती है। साला कमीना, मैंने अपने मन में उसे गाली दी। पैसा होकर भी उसे उड़ा ना पाना एक अलग ही तरह की सजा है। अगर वो बकवास लिमिट नहीं होती तो मैं इस पूरी दुकान को ही खरीद लेता। मैं इसी बात को लेकर परेशान था कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने नंबर देखा, वो झोंगली बैंक का कॉल था। क्या मैं लिन सर से बात कर रहा हूँ? मैं झोंगली बैंक की ब्रांच का मैनेजर गूली बोल रहा हूँ। फोन पर उस आदमी की आवाज इतनी ज्यादा मीठी और इज्जतदार थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। हमारे बैंक ने देखा है कि आपके अकाउंट में करीब 30 करोड़ का विदेशी फंड आया है। आपके इतने बड़े फंड और आपके रुतबे को देखते हुए
हम आपको हमारे बैंक का VIP ब्लैक गोल्ड कार्ड ऑफर करना चाहते हैं। इस ब्लैक गोल्ड कार्ड में आपको बिना किसी लिमिट के पैसा उड़ाने की पावर मिलेगी और इसके साथ ही रुको, मैंने तुरंत सबसे काम की बात पकड़ी। मेरी आंखें चमक उठी। तुमने कहा बिना किसी लिमिट के? जी हाँ, कोई लिमिट नहीं। गजब, इसे कहते हैं जब नींद आ रही हो तो कोई तकिया दे दे। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। मैं ये कार्ड ले रहा हूँ, लेकिन अभी मैं रोल्स रॉयस के शोरूम में गाड़ियां खरीद रहा हूँ। मेरे पास वहां आने का टाइम नहीं है। किसी को यहाँ भेज दो मेरा कार्ड बनाने के लिए। कोई बात नहीं लिन सर, क्या आप किसी खास मैनेजर को बुलाना चाहते हैं? कोई खास? मेरे दिमाग में तुरंत उस गजब फिगर वाली लड़की का चेहरा आ गया। उस यांग मेई को भेज दो। फोन काटने के बाद मेरी स्माइल AK-47 की गोलियों से भी ज्यादा बेकाबू हो रही थी। एक बार ये लिमिट हट जाए तो मुझे कुछ बहुत बड़ा भौकाल काटना पड़ेगा। मैं झटके से मुड़ा और उस हैरान खड़े सेल्समैन को देखा। मेरी पर्सनल मैनेजर अभी आ रही है। तब तक तुम इस शोरूम में मौजूद हर एक गाड़ी का मॉडल, बस उस फैंटम को छोड़कर सबकी एक एक गाड़ी पैक कर दो, और याद रहे सबका टॉप मॉडल होना चाहिए। क्या? उस सेल्समैन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो तो जैसे वहीं घुटने टेकने वाला था। हर गाड़ी का एक मॉडल, वो भी टॉप मॉडल। वो इतने टाइम से महंगी गाड़ियों के बाजार में काम कर रहा था, लेकिन उसने आज तक मेरे जैसा भौकाल काटने वाला इंसान नहीं देखा था। ये गाड़ियां खरीदना थोड़ी ना था, ये तो साला सीधा होलसेल में माल उठाना था। इसी बीच टैक्सी के अंदर यांग मे का दिमाग पूरी तरह से सुन्न था। 10 मिनट पहले उसने अपना खाना तक खत्म नहीं किया था कि अचानक मैनेजर ने उसे बुला लिया और बिना कुछ समझे उसे नॉर्मल मैनेजर की पोस्ट से हटाकर सीधा ब्लैक गोल्ड कार्ड की पर्सनल मैनेजर बना दिया गया। उसने VIP कस्टमर की सील पैक फाइल को कसकर पकड़ा हुआ था और डर के मारे उसके हाथों में पसीना आ रहा था। उसने सुना था कि उस आदमी का नाम लिन युआन है और वो सच में बाप लेवल का कोई बहुत बड़ा रईस है, लेकिन इतने बड़े लेवल का इंसान सिर्फ उसी को अपनी सर्विस के लिए क्यों बुलाएगा? धड़कते दिल के साथ यांग मे ने जल्दी से कार शोरूम का दरवाजा खोला। वेटिंग एरिया में आते ही उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा जो हंसते हुए उसकी तरफ हाथ हिला रहा था। यांग मैडम, हम फिर से मिल गए। यांग मे की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम? वही सर, जो अपनी लिमिट बढ़ाना चाहते थे। बिल्कुल, और यांग मैडम का शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था। मैंने खड़े होकर उससे हल्के से हाथ मिलाया। देखो, तुम्हारी बात मानकर क्या मैं महंगी गाड़ियां खरीदने नहीं आ गया? यांग मेई को लगा जैसे उसके दिमाग में बिजली गिर गई हो। उस टाइम तो उसने बस मजे मजे में ऐसे ही बोल दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में आ जाऊंगा। ये तो सच में अजीब इत्तेफाक है। यांग मेई का चेहरा एक पके हुए सेब की तरह लाल हो गया था। वो इतनी ज्यादा शर्मिंदा थी कि उसका मन कर रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो असल में मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ। उसे इस तरह घबराते हुए देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। क्या तुम किसी लिन युआन नाम के आदमी को ढूंढ रही हो? मैंने अपनी नाक की तरफ इशारा किया और मेरी स्माइल और भी चौड़ी हो गई। अगर कोई गलती नहीं हुई है तो शायद तुम जिसे ढूंढ रही हो वो इंसान मैं ही हूँ। यांग मे का मुंह तो जैसे जमीन तक लटक गया था। इस पल उसे समझ आ गया कि पागलपन किसे कहते हैं। ये तो पागलपन की भी हद थी। अगर ये पहले की बात होती तो वो कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करती कि ब्लैक गोल्ड कार्ड का VIP कस्टमर, करोड़ों का मालिक और टॉप लेवल का अमीर आदमी वही लड़का है जो इतने आम से कपड़े पहने उसके सामने खड़ा था और जिसके पास एक नॉर्मल डेबिट कार्ड था। मेरे पास उसके साथ टाइम पास करने का वक्त नहीं था। सिस्टम के सोने में 6 घंटे और 40 मिनट बचे थे और ये टाइमर मेरी आंखों के सामने मौत की घंटी की तरह लटक रहा था। यांग मैनेजर, जल्दी से कार्ड बनाओ, मुझे अभी और गाड़ियां खरीदनी है। यांग में काम में बहुत तेज थी। उसने सिर्फ 10 मिनट में ब्लैक गोल्ड कार्ड का सारा काम निपटा दिया और एक बहुत ही शानदार टेम्परेरी कार्ड मेरे हाथों में दे दिया। मेरे पास उस कार्ड की डिजाइन को देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने हाथ उठाकर थोड़ी दूर खड़े उस सेल्समैन को इशारा किया जो कुत्ते की तरह मेरे बुलाने का इंतजार कर रहा था। वो कमीना जल्दी से एक इंसान की हाइट के बराबर कॉन्ट्रैक्ट्स का बंडल उठाकर भागा हुआ आया। खुशी के मारे उसका चेहरा पूरी तरह से खिल गया था। सट सट सट, मैंने पेन उठाया और उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर तेजी से साइन कर दिए। ये सब देखकर यांग मे का तो जैसे दिमाग ही फट गया था। लिन सर, क्या इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने से पहले आपको किसी वकील से बात नहीं करनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो गाड़ियां खरीदने के लिए हैं। यांग मे को लग रहा था कि ये दुनिया ही पागल हो गई है। बाकी लोग रोल्स रॉयस खरीदने आते हैं तो एक गाड़ी लेते हैं और मैं साला यहाँ गाड़ियों का पूरा खानदान ही थोक में उठा रहा था। जैसे ही मैंने आखिरी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, मैंने वो टेम्परेरी कार्ड उठाया और पूरे भौकाल के साथ स्वाइप कर दिया। कलिनन के 86,90,000, स्पेक्टर के 63,40,000, घोस्ट के 63,90,000, कुल मिलाकर मैंने 2,10,00,000 से ज्यादा का पेमेंट किया। अगले ही पल सिस्टम की आवाज फिर से बजी। बैंक में 21,40,00,000 का कैशबैक आया है। आपका अभी का बैलेंस है 44,60,00,000। ये एहसास सच में
मेरे अकाउंट में 4 अरब 46 करोड़ रुपए थे, लेकिन ये अभी भी मेरे लिए बहुत कम था। मैंने अपनी पसंद के कुछ रंग चुने, गाड़ी लेने का काम उस सेल्समैन पर छोड़ा और मुड़कर यांग मई से कहा, यांग मैडम, क्या रियल एस्टेट में आपका कोई जानने वाला है? मुझे बंगले खरीदने हैं। यांग में अभी तक मेरी महंगी गाड़ियां खरीदने के झटके से बाहर नहीं आई थी और अब वो मेरे इस नए विचार को सुनकर सन्न रह गई। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, लिन सर, आजकल प्रॉपर्टी के दाम बहुत तेजी से गिर रहे हैं। इस वक्त खरीदना मतलब सीधे घाटे का सौदा है। मैंने हाथ हवा में लहराया, गिरते हैं तो गिरें, मुझे खरीदना है तो मैं खरीदूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यांग में पूरी तरह से चुप हो गई। क्या कोई इंसान ऐसी बातें करता है? बाकी लोग घर इसलिए खरीदते हैं ताकि नुकसान न हो, और मैं ऐसे खरीद रहा था जैसे दान दे रहा हूं। अगर उसने अभी अभी गाड़ियों के इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी आंखों से ना देखे होते तो वो पक्का मुझे पागल समझ बैठती। अगर आप सच में खरीदना चाहते हैं तो हमारे बैंक के कई बिल्डर्स के साथ रिश्ते हैं, मैं आपकी बात करवा सकती हूँ। बात करवाने में, फिर घर देखने और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में कम से कम कुछ घंटे तो लगेंगे ही ना। घर खरीदने का प्रोसेस इतना लंबा और ऊपर से कुछ घंटे। मैंने अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ी। सिस्टम को सोने में सिर्फ 6 घंटे बचे थे। घर खरीदने में कुछ घंटे बर्बाद करने का मतलब था कि खेल खत्म। मुझे तो ऐसा तरीका चाहिए था जिसमें पैसा पलक झपकते खर्च हो और कैशबैक तुरंत मिले। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मेरी आंखें चमक उठीं। क्या कोई अधूरा प्रोजेक्ट है या ऐसी कोई कंपनी जो दिवालिया होने की कगार पर हो और कर्ज ना चुका पा रही हो? अगर ऐसी कोई कंपनी है तो मैं उसे पूरी तरह खरीद लूंगा, लेकिन काम बहुत तेजी से होना चाहिए। यांग में वहीं घुटने टेकने वाली थी। क्या ये पैसे की आग में पागल हो गया है? वो भी सीधे डूबे हुए प्रोजेक्ट्स में पैसा झोंकना चाहता है। वो मुझे समझाने ही वाली थी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स अकुआ कुआ होते हैं जिनमें हाथ डालने से सिर्फ नुकसान होता है। लेकिन वो क्या जाने कि मुझे चाहिए ही वही डूबे हुए प्रोजेक्ट्स। सिर्फ डूबे हुए प्रोजेक्ट्स वाले ही अपनी संपत्ति बेचने के लिए उतावले रहते हैं, और तभी मेरा सौदा सबसे तेजी से पक्का हो सकता है। बकवास बंद करो, मैंने तुरंत फैसला सुनाया। जल्दी से अपने बैंक मैनेजर को फोन करो। उन दिवालिया मालिकों को तुरंत बैंक में बुलाओ, देर नहीं होनी चाहिए। यांग में मेरी बात टाल नहीं सकी। उसने लंबी सांस ली और फोन मिलाने लगी। हम तेजी से वापस जोंगली बैंक पहुंचे। इस वक्त सिस्टम के सोने में 5 घंटे और 50 मिनट बाकी थे। जैसे ही हम मीटिंग रूम में बैठे, सिस्टम का टाइमर किसी खौफनाक घंटी की तरह तेजी से भागने लगा। मैं गुस्से से पागल हो रहा था। वहां खाली बैठना वक्त की बर्बादी था। इसलिए मैंने अपना फोन निकाला और चाओ लियाओ प्लेटफॉर्म खोल लिया। चूंकि मैं एक ही चीज पर बार बार पैसा खर्च नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पैसे उड़ाने के नए तरीके ढूंढ निकाले। मैंने अपनी उंगलियों से स्क्रीन पर ताबड़तोड़ क्लिक करना शुरू कर दिया। पूरे प्लेटफॉर्म पर गिफ्ट बरसाने लगा। मुझे परवाह नहीं थी कि सामने वाला होस्ट कौन है। जो भी दिखा उसे गिफ्ट भेज दिए। 10,000 डॉबी खर्च किए, 10,000 वापस मिल गए। 3 लाख डॉबी खर्च किए, 3 लाख वापस मिल गए। मैंने अपनी फोन की स्क्रीन पर इतनी तेजी से हाथ चलाया कि मानो वो गर्म हो गई हो, और देखते ही देखते मैंने 30 लाख से ज्यादा का कैशबैक निकाल लिया। छोटी से छोटी रकम भी आखिर रकम होती है। जब तक पैसा मिल रहा है, उंगलियों का दर्द क्या चीज है। मेरे पास बैठी यांग में मुझे इस तरह पागलों की तरह स्क्रीन पर टैप करते देख रही थी। उसका चेहरा देखने लायक था। क्या यही अमीरों की जिंदगी होती है? लाखों रुपए ऐसे ही पानी की तरह बहा रहे हैं। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा जोर से खुला और एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा लोग अंदर घुस आए। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी और आंखों में लालच साफ झलक रहा था। मैंने गिफ्ट भेजना बंद किया और मेरे होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। शिकार पिंजरे में आ चुका है। मुझे बचाने के लिए लाइन में खड़े इन दिवालिया मालिकों को देखकर मेरे अंदर का उत्साह बढ़ गया। आज मैं इन्हें दिखाऊंगा कि असली रईस किसे कहते हैं। मैंने पूरी भीड़ पर नजर दौड़ाई और मेरी निगाहें एक मोटे ताजे मध्यम आयु वर्ग के आदमी पर जाकर रुकी, जो पहला शिकार था। गुआंगलाई कंस्ट्रक्शन के मैनेजर न्यू। मैंने उसके माथे से बहते पसीने को देखा और उत्सुकता से पूछा, मैनेजर न्यू, आप ही कंस्ट्रक्शन कंपनी आखिर क्यों डूब रही है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक वो प्रमोटर दिवालिया हो गया और उसने हमारे पैसे की जगह फ्लैट थमा दिए। मैनेजर न्यू अपना पसीना पोंछते हुए रौनी सूरत बनाकर अपनी राम कहानी सुनाने लगा। सबके सब लग्जरी बंगले हैं। आज के वक्त में इन्हें कौन खरीदेगा? बैंक का लोन चुकाने की तारीख आ चुकी है और हमारी कंपनी अब बस दम तोड़ने ही वाली है। जैसे ही मैंने बंगले शब्द सुना, मेरी आंखें चमक उठीं। क्या ये वही चीज नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी? मैंने तुरंत पूछा, कहाँ पर हैं? कितने सेट बचे हैं? बेस्ट नॉर्थ जिला क्लाउड एज में 10 बंगले बचे हैं। पूरा बंगल कितने का पड़ेगा? डिस्काउंट के बाद एक बंगले की कीमत 1.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच है। मैंने मन में हिसाब लगाया। बेस्ट नॉर्थ जिला शहर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। लोकेशन एकदम प्राइम है, इसलिए मैंने बहुत ही हल्के अंदाज में कह दिया, ये 10 बंगले मुझे चाहिए, एक मुश्त पूरा पेमेंट अभी कर दूंगा। मेरी बात सुनते ही पूरा मीटिंग रूम एक पल के लिए शांत हो गया और फिर मैनेजर न्यू खुशी के मारे तुतलाने लगा, सच में फुल पेमेंट? आप तो मेरे भगवान हैं।
मेरा पुनर्जन्म करने आए हैं। मैंने शांत रहकर हाथ से इशारा किया और पास बैठी यंग में से कहा कि जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। कुछ ही मिनटों बाद 27 करोड़ 75 लाख रुपए सीधे ट्रांसफर हो गए। अगले ही पल मशीन जैसी आवाज गूंजी। सिस्टम का कैशबैक अकाउंट में आ गया, 28 अरब 75 करोड़ रुपए। बंगलों की कीमत काटकर मेरे अकाउंट का बैलेंस सीधे 3 अरब से ज्यादा पर पहुंच गया। मजा आ गया। कुछ ही मिनटों में मुझे मुफ्त में 10 बंगले तो मिले ही, साथ ही 2 अरब से ज्यादा का नकद मुनाफा भी हो गया। क्या इस दुनिया में इससे भी ज्यादा फायदेमंद कोई सौदा हो सकता है? हाथ में 3 अरब से ज्यादा की भारी रकम आते ही मेरी रीढ़ की हड्डी और सीधी हो गई। इसके बाद मेरी नजरें और ज्यादा लाल हो गईं और मैं अपने अगले शिकार की तलाश में जुट गया। इन सभी मालिकों की नजरों में मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ था जो अपनी जेब से पैसे लुटा रहा था। इसलिए वे मेरी चापलूसी करने में लगे थे ताकि अपनी डूबती हुई कंपनियों को मेरे सिर मढ़ सकें। लेकिन वे क्या जाने कि मुझे यही तो चाहिए था। जितनी महंगी खरीद होगी मेरा मुनाफा उतना ही बड़ा होगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का भविष्य क्या है। मेरे लिए खरीदना ही सबसे बड़ा फायदा है। सोने में सिर्फ 5 घंटे और 15 मिनट बाकी थे। मुझे अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। मैंने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे एक ही सांस में 10 कंपनियों के कागजातों पर धड़ाधड़ साइन कर दिए। ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर, लाइव स्ट्रीमिंग, मोबाइल एक्सेसरीज, फूड एंड बेवरेज, केमिकल्स, मेटलर्जी और यहाँ तक कि एक कपड़ों की फैक्ट्री और पब्लिशिंग हाउस भी। चाहे उनके प्रोडक्ट्स बेकार हों या फंड खत्म हो चुका हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने एक ही झटके में 1.5 अरब की अधिग्रहण राशि झोंक दी और साथ में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी भारी रकम दे डाली। अगर इतनी मदद के बाद भी ये कंपनियां नहीं संभली तो समझो इनका वक्त वाकई पूरा हो चुका था। जैसे ही मैंने कागजातों पर साइन किए, सिस्टम एक बार फिर से जोर जोर से कांप उठा और कैशबैक के नोटिफिकेशन चमकने लगे। 15 अरब का आंकड़ा मेरी आंखों के सामने झिलमिला रहा था। उस खुशी को शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। इस बैच को विदा करते ही टाइमर में 4 घंटे और 15 मिनट बचे थे। तभी मैनेजर ने एक खास मेहमान को अंदर भेजा। दादी ग्रुप के प्रोजेक्ट हेड मैनेजर लियू। मैंने अपनी भौएं सिकोड़ी और ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ दादी ग्रुप के किसी अधूरे प्रोजेक्ट का कबाड़ा मेरे गले मढ़ने तो नहीं आए हो? दादी ग्रुप के मैनेजर लियू अभी बोल भी नहीं पाए थे कि मेरी बात सुनकर उनका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वो पूरी तरह झेम गए और बोले, लीन सर, आपकी दूरदर्शिता वाकई गजब की है। कंपनी डूबने की कगार पर है और हमें खुद को बचाने के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। मैं अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाया। यानी ये वही कमीने हैं जिनकी वजह से मैंने पहले जो घर खरीदा था वो अधूरा रह गया और फिर प्रॉपर्टी के दाम जमीन पर आ गए। अब ये मुझे ही अपना बेवकूफ बनाने चले आए। खाक ऐसा होने दूंगा। मैं उन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखाने ही वाला था कि मैनेजर लियू ने अचानक घुटने टेक दिए और मेरे सामने आ गिरे। मैं चौंक गया। ये क्या ड्रामा है? लीन सर, चाहे जो गलती हुई हो वो दादी ग्रुप की तरफ से हुई है, लेकिन फ्लैट खरीदने वाले आम लोग तो बेकसूर है ना। उन सब की खातिर प्लीज इन्हें बचा लीजिए। मैनेजर लियू रोनी सूरत बनाकर गिड़गिड़ाने लगे। अगर आप इस प्रोजेक्ट को संभाल लेते हैं तो बाकी के 3 फेज का काम पूरा हो जाएगा। वहां हजारों परिवार रहते हैं। ये सौदा आपके लिए किसी भी तरह घाटे का नहीं रहेगा। इस बात ने सीधे मेरे दिल को छू लिया, क्योंकि मैं खुद भी कभी उस अधूरे घर के दर्द को झेल चुका था। उस भुक्तभोगी का दर्द मैं अच्छी तरह समझता था, इसलिए मैं खामोश हो गया। वैसे भी सिस्टम का बैकअप मेरे पास था। अगर सच में घाटा भी हो जाता तो भी मैं फायदे में ही रहता। मैंने एक गहरी सांस ली और पूछा, बाकी के 4 फेस का पैकेज कितने में बेचोगे? अगर आप इसे संभालने के लिए तैयार हैं तो मैं अपनी तरफ से सबसे भारी डिस्काउंट दिलवा दूंगा। बकवास बंद करो। मुझे किसी डिस्काउंट की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना बताओ कि कुल रकम कितनी है। तुरंत अमाउंट तय करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और पेमेंट लो। मैनेजर लियू ये सुनकर पूरी तरह सुन रह गए और फिर उन्होंने तुरंत अंगूठा दिखाते हुए चिल्लाकर कहा, लीन सर वाकई बहुत दरिया दिल है। लीन सर महान है। मैंने आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। जो बड़े बड़े अधिकारी कभी मेरे लिए आसमान पर हुआ करते थे, वे आज मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े थे। इस बात का जो सुकून था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आधे घंटे के भीतर दादी हाउदू के फ्लैट्स, उससे जुड़े मार्केट और कमर्शियल बिल्डिंग्स की कुल कीमत 8.5 अरब तय हुई और सब कुछ मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया गया। पैसा ट्रांसफर हुआ, कैशबैक आया। सारा प्रोसेस कुछ ही सेकंड्स में पूरा हो गया। अब मेरे अकाउंट का बैलेंस 93 अरब तक पहुंच चुका था। बस थोड़ी सी कसर बाकी थी और मैं 1000 करोड़ का मालिक बनने वाला था। सिस्टम के सोने में 3 घंटे 45 मिनट बाकी थे। इस रफ्तार को बिल्कुल धीमा नहीं पड़ने देना था। जैसे ही अंदर और मालिक आने लगे,
मैं अपना माथा सहलाते हुए सीधे फाइलें यांग में की तरफ उछाल उछाल कर फेंकने लगा। फटाफट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, उनसे पूछो कितने में बेचेंगे, सबको साइन कर डालो। यांग में आखिरकार अपना सब्र खो बैठी और बोल पड़ी, लीन सर, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। इस तरह आंख मूंद कर कंपनियों को खरीदने से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैंने भी कड़क आवाज में जवाब दिया, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसों को इस तरह पानी की तरह थोड़ी बहाया जा सकता है। यांग में के चेहरे पर साफ चिंता झलक रही थी। मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। यांग मैडम, अपनी सीमा में रहिए। आप एक मैनेजर हैं, आपका काम सिर्फ हुक्म मानना है, फैसले लेना मेरा काम है। यांग में मेरी इस बात पर अड़ गई, लेकिन गुस्से और लाचारी के मारे वो सिर्फ लंबी सांस लेकर रह गई। अरे मूर्ख, जितना ज्यादा पैसा मैं उड़ाऊंगा उतना ही बड़ा मुनाफा मेरे हाथ लगेगा। इस तरह का मजा हर किसी के नसीब में नहीं होता। देखते ही देखते 8 और कंपनियां मेरी झोली में आ गईं। इस बार भी सिस्टम ने मुझे 5 अरब का कैशबैक थमा दिया। इसे पैसे खर्च करना नहीं कहते, इसे तो खुलेआम पैसे लूटना कहते हैं। सिस्टम के सोने में 3 घंटे 20 मिनट बचे थे। इसी अंधाधुंध खरीदारी के बीच बैंक मैनेजर जीयू अचानक कहीं से चुपके से मेरे पास आए और फुसफुसाते हुए बोले कि कोई बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। शुरुआत में मैंने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही मैंने फाइल उठाकर देखी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं बल्कि जानी मानी किदी ऑटो कंपनी थी। गाड़ी वाकई शानदार थी, उसका लुक बेहतरीन था और टेक्नोलॉजी भी टॉप क्लास थी, लेकिन खराब मार्केटिंग की वजह से उसकी बिक्री ठप पड़ चुकी थी और वो दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी। मैंने फाइल को टेबल पर पटक दिया और सामने कांप रहे स्ट्रैटेजी हेड सन मिंग युआन से पूछा, पूरी तरह से खरीदना चाहते हो? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? उस आदमी ने बहुत ही डरते डरते कहा कि वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए 8 अरब की फंडिंग चाहता है और साथ ही वो मेरे साथ शेयर होल्डिंग पर भी बात करना चाहता था। बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। मुझे किसी दूसरे की कंपनी में हिस्सेदारी रखना पसंद नहीं है। अगर सौदा करना है तो मैं पूरी कंपनी खरीदूंगा, या कम से कम उस पर मेरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ये सुनते ही सन मिंग युआन डर के मारे कांप उठा। कंट्रोल करने के लिए तो 2/3 शेयर खरीदने पड़ेंगे और उसके लिए तो पैसों का समंदर चाहिए। कम से कम 15 अरब से शुरुआत होगी। इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद भी मैं जरा सा नहीं घबराया, बल्कि मेरा उत्साह और बढ़ गया। अगर खेलना ही है तो बड़ा खेलेंगे। पूरी कंपनी खरीदने के लिए कुल कितना पैसा लगेगा? सन मिंग युआन ने थरथराते हुए 35 अरब का भारी भरकम आंकड़ा सामने रखा। मैंने बिना पलक झपकाए कह दिया, तुम्हें हेडक्वार्टर से बात करने के लिए पूरे 10 मिनट देता हूं, और साथ ही उसे एक सुनहरा सपना भी दिखा दिया। कामयाब होने के बाद तुम्हारी पोजीशन और भी ऊपर कर दी जाएगी। ये सुनते ही सन मिंग युआन खुशी से पागल होकर फोन करने के लिए दौड़ पड़ा। पास खड़ी यंग मे की आंखें फटी की फटी रह गईं। 35 अरब का यह सौदा बिना किसी बैकग्राउंड चेक के, बिना किसी ऑडिट के और बिना टॉप मैनेजमेंट से मिले सिर्फ खरीदना है कहकर तय हो रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाई और फिर से समझाने लगी, अरे भाई, इस तरह पानी में पैसे मत बहाओ। लेकिन मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, यंग मैडम, असली ताकत के सामने कोई भी समस्या समस्या नहीं रहती। पूरे 10 मिनट बाद सन मिंग युआन हांफते हुए वापस भागा भागा आया। उसका चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। लिन सर, वे लोग मान गए हैं, लेकिन वे अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं। उन्हें 35 अरब नहीं, बल्कि कीमत से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूं। मैंने घड़ी की तरफ देखकर बहुत ही सख्त लहजे में कहा, 1 घंटे के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट मेरी टेबल पर नहीं आया तो ये सौदा रद्द समझा जाए। हालांकि सन मिंग युआन का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन मेरे कड़े तेवर के आगे उसे मेरी बात माननी ही पड़ी। समय बीतता गया और मैंने गोभी भाजी की तरफ 10 और कंपनियों को खरीद डाला, जिन पर मैंने 58 करोड़ रुपए झोंक दिए। अगले ही पल सिस्टम की आवाज फिर गूंजी और 5.8 अरब का कैशबैक सीधे मेरे अकाउंट में आ गया। इस बार मेरे अकाउंट का बैलेंस 100 अरब के आंकड़े को पार कर गया। इस पल मैं वाकई में 100 बिलियनियर का बहुत बड़ा रईस बन चुका था। वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जमीनें, महंगे यॉट और प्राइवेट जेट्स अब सब के सब मेरे हो चुके थे। जैसे जैसे विदेशी खातों से पैसे आने लगे, बैंक के बड़े मैनेजर से भी नहीं रहा गया। वो खुद मुझसे मिलने दौड़े चले आए और बैंक के स्टाफ को कड़े निर्देश दिए कि इस बड़े भगवान की खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सिस्टम के सोने में 2 घंटे 40 मिनट बाकी थे। वक्त बहुत कम था और मेरी बेचैनी फिर से बढ़ रही थी, इसलिए मुझे और तेजी से कंपनियों को खरीदना पड़ा। तभी एक नई कॉरपोरेट प्रतिनिधि अंदर दाखिल हुई। जैसे ही मैंने उस पर नजर डाली, मेरी आंखें चमक उठीं। उन अजीबोगरीब बड़े कारोबारियों के मुकाबले सामने खड़ी शैन जियाई किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी फिट फॉर्मल ड्रेस ने
उसके लंबे और खूबसूरत पैरों को और उभार दिया था। ब्लैक स्टॉकिंग्स और हाई हील्स ने उसके पूरे तेवर को एक बॉस की तरह बना दिया था, और ऊपर से उसका गोल फ्रेम चश्मा उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। हाथ मिलाते ही उसकी उंगलियों का वह कोमल एहसास मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर गया। मैंने खुद को संभाला, क्योंकि इस वक्त सबसे जरूरी था पैसा खर्च करना, ताकि भविष्य में मैं किसी बड़ी इमारत की तरफ इशारा करके गर्व से कह सकूं कि ये इमारत मेरे बाप की है। मैंने तय किया कि मैं सीधे शेनजियाई के पास मौजूद पूरी की पूरी गगनचुंबी इमारत को ही खरीद लूंगा। यही होती है एक टॉप लेवल के रईस की सोच। इमारत सिर्फ इसलिए खरीदना ताकि दूसरों पर रौब जमाया जा सके, और इसकी वजह इतनी सीधी थी कि कोई भी हैरान रह जाए। शेनजियाई ने मेरे सामने फाइल बढ़ाई और उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये वैनमंग बिल्डिंग है, जिसमें शॉपिंग मॉल, ऑफिस स्पेस और रूफ ऑफ गार्डन जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। कमर्शियल बिल्डिंग का नाम सुनते ही मेरी आंखें फिर से चमक उठीं। भविष्य में जब मैं शेखी बघारने निकलूंगा तो बाकी लोगों के पास तो बस छोटे मोटे घर होंगे, और मेरे पास पूरी की पूरी इमारत होगी। तुलना ही नहीं की जा सकती। मेरे चेहरे पर साफ लिखा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे जल्दी से लूटो। मैं बेवकूफ हूं और मेरे पास अथाह पैसा है। लेकिन इस बात ने शेनजियाई को उलझन में डाल दिया। क्या बिजनेस की डीलिंग ऐसे ही होती है कि बिना किसी मोल भाव के तुरंत हाँ कह दी जाए? वह मेरे इस बेताबी भरे अंदाज को देखकर थोड़ा सहम गई, और उसे लगा कि शायद मैं कोई बहुत शातिर खिलाड़ी हूं जो सीधे तौर पर दिखावा नहीं कर रहा। ये तो बड़े खिलाड़ियों के बीच दिमाग का एक बहुत बड़ा खेल था। शेनजियाई ने अपने दांत भींचे और थोड़ा सोच समझकर एक आंकड़ा सामने रखा। 150 अरब। अगर आप राजी हैं तो हम आपकी हर शर्त मान लेंगे। मैंने उसे मजे लेते हुए ऊपर से नीचे तक देखा और कोने से मुस्कुराते हुए कहा, 150 अरब? सच कहूं तो थोड़ा सस्ता है, लेकिन चलो सौदा पक्का। क्या? शेनजियाई की खूबसूरत आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। 150 अरब भी सस्ता लग रहा है? वह हड़बड़ाते हुए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए भागी। उसे डर था कि अगर उसने थोड़ी भी देर की तो मैं अपनी बात से मुकर न जाऊंगा। उसी वक्त पसीने से लथपथ एक अधेड़ उम्र का गंजा आदमी धक्का मुक्की करते हुए मीटिंग रूम में घुस आया। मैंने नजर उठाकर देखा और अपनी हंसी मुंह मुश्किल से रोक पाया। अरे, ये तो मेरी ही पिछली कंपनी का मालिक वांग फुगुई था। याद है जब एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उसने मुझे गालियों से नवाजा था, और जब कंपनी के गेट पर उसकी असली पत्नी ने उसकी मालकिन की जमकर पिटाई की थी तो वह बीच बचाव करने पहुंचा था। वह शानदार नजारा आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन मजेदार बात यह थी कि इस वक्त वह मेरे सामने हाथ जोड़े बड़ी ही चापलूसी भरी मुस्कान के साथ खड़ा था। उसने मुझे पहचाना तक नहीं कि मैं वही आम कर्मचारी था जिसे वह घोड़े गधे की तरह काम में जोता था। वह बार बार लियू सर या लियू साहब कहकर मुझे इतने प्यार से पुकार रहा था जैसे हम जिगरी यार हों। लियू साहब वाकई कम उम्र में बहुत बड़े तीसमार खां हैं। वांग फुगुई अपने हाथ रगड़ते हुए बोला। उसे लगा कि उसके हाथ कोई बहुत बड़ा बेवकूफ लग गया है। 2 अरब में सौदा पक्का कर लें क्या? मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए अपने मन में पूरा हिसाब लगा रखा था। इस बकवास कंपनी को खरीदने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं उन सभी कमीने और बदतमीज बॉस से बदला ले सकूं जिन्होंने मुझ पर रोब जमाया था, और उन सहकर्मियों को भी सबक सिखाऊं जिन्होंने मेरी राह में कांटे बिछाए थे। इस इंतकाम की आग में ये कंपनी मैं खरीद कर ही रहूंगा, लेकिन इस वांग फुगुई को मैं एक चवन्नी भी कमाने नहीं दूंगा। तेरी इस कबाड़ कंपनी की औकात 2 अरब की है। 8.8 करोड़ दूंगा। बेचना है तो साइन कर, नहीं तो दफा हो जा। मेरे इस वार ने सीधे उसकी कीमत की धज्जियां उड़ा दी। वांग फुगुई वहीं सुन्न पड़ गया और उसकी पूरी टीम के होश उड़ गए। थोड़ी देर पहले जो शख्स बिना पलक झपकाए 150 अरब उड़ा रहा था, वो अचानक इतनी सी रकम के लिए क्यों अड़ गया? वांग फुगुई ने जब ये सारा माजरा देखा तो उसे डर सताने लगा कि कहीं हाथ आया शिकार फिसल न जाए। आखिरकार उसकी कंपनी की क्या हालत थी, ये उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। इसलिए उसने रोनी सूरत बनाते हुए फौरन हामी भर दी। कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही 8.8 करोड़ रुपए तुरंत ट्रांसफर कर दिए गए, और अगले ही पल मेरे दिमाग में वो ठंडी यांत्रिक आवाज फिर गूंज उठी। 10 गुना कैशबैक, 88 करोड़ रुपए सीधे अकाउंट में आ गए। मेरे अकाउंट के बैलेंस में उन अनगिनत लंबी संख्याओं को देकर 103 अरब 34 करोड़ 46 लाख। मुझे महसूस हुआ कि बिल्ली और चूहे का ये खेल अब असल मायनों में शुरू हुआ है। इसके बाद मैंने सीधे अंधाधुंध खरीदारी का दौर शुरू कर दिया और एक ही सांस में 2 और कंपनियों को निगलते हुए 8 अरब उड़ा दिए।
तभी शेन जियाई की टीम ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए उस गगनचुंबी इमारत के ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल कर दिया। इस बार मैंने कुल मिलाकर 150 अरब झोंक दिए और 10 गुना कैशबैक के हिसाब से पूरे 1500 अरब सीधे मेरे खाते में आ गए। अब मेरे बैंक खाते का बैलेंस सीधे उछलकर 234.1 अरब तक पहुंच चुका था। हालांकि मेरे दिमाग में चल रहा सिस्टम का सोने वाला टाइमर अब किसी खौफनाक घंटी की तरह पागलों की तरह भाग रहा था। टाइमर में सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट बाकी थे। इस वक्त मेरे पास पैसे गिनने की फुर्सत बिल्कुल नहीं थी। पैसे उड़ाते रहना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता थी। चीदी ऑटो के फाउंडर वेन पेंग खुद अपनी टीम को लेकर बैंक के मीटिंग रूम में आ धमके, जिससे माहौल अचानक काफी तनावपूर्ण हो गया। लेकिन मैंने उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दिग्गज को सीधे एक पक्की तसल्ली दे दी। वेन सर, कारें कैसे बनती हैं ये मैं नहीं जानता। चीदी को खरीदने का मेरा फैसला पूरी तरह से आपकी शख्सियत और सिर्फ मेरे पुराने जज्बे की वजह से है। इसलिए कंपनी के सारे फैसले लेने का हक सिर्फ आपके पास रहेगा। मुझे तो बस रिजल्ट चाहिए। वेन पेंग अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह जम गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं 30 अरब से ज्यादा का फंड लगाकर पूरी कंपनी को खरीद लूंगा और इसके बावजूद उन्हें ही कंपनी की कमान सौंपे रखूंगा। ये तो उनके लिए किसी पुनर्जन्म से कम नहीं था। लेकिन आखिर वो इस धंधे के मंजे हुए खिलाड़ी थे। एहसानमंद होने के बावजूद वो बहुत ही समझदारी से बोले, लियू साहब, ये बिजनेस के नियमों के खिलाफ है। कम से कम कुछ खास विभागों में तो आपको अपने आदमी बिठाने ही चाहिए, वरना मेरे मन में थोड़ा डर बना रहेगा। सच कहूं तो इस वक्त मेरा दिल अंदर से पूरी तरह कांप रहा था। हालांकि मैं भी पहले कॉरपोरेट की दुनिया में रह चुका था और अच्छी तरह जानता था कि अपना कोई वफादार आदमी ना होना बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इस वक्त पैसों के अलावा मेरे पास कोई दूसरा इंसान नहीं था जो मेरा अपना हो। इसलिए मैंने बहुत ही गंभीर अंदाज में सिर हिलाया। ठीक है, कुछ दिनों बाद मैं अपने आदमी यहाँ सेट कर दूंगा। अभी आप बेझिझक होकर काम कीजिए। जो इंसान भरोसे के काबिल ना हो उसे काम पर रखो मत, और जिस पर भरोसा करो उस पर शक मत करो। मेरी इस एक ही बात ने वेन पेंग को इतना भावुक कर दिया कि उनकी आंखें डबडबा गईं। उन्होंने कसकर मेरा हाथ थामा और कसम खाई कि वो इस जान की बाजी लगाकर मेरे इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। इन लोगों को विदा करने के बाद मैंने जाकर चैन की सांस ली। कम से कम एक भरोसेमंद नौकर ढूंढने के लिए ही सही वेन पेंग को संभालना बहुत जरूरी था, वरना क्या मुझे खुद उतरकर गाड़ियां बनाने उतरना पड़ता। तभी बैंक से पैसे कटने का मैसेज बजा और उसके तुरंत बाद विदेशी खाते में पैसे आने की सूचना चमक उठी। 35 अरब की भारी भरकम रकम मेरे खाते में आ चुकी थी और मेरा बैलेंस सीधे 500 अरब के पार पहुंच गया था। सिस्टम के सोने में सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट बचे थे। सोफे पर बेसुध पड़े पड़े मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर पूरी तरह से निचोड़ा जा चुका है। पिछले 6-7 घंटों से मेरा दिमाग जिस हद तक तनाव में था, वैसी स्थिति में तो लोहे का शरीर भी टूट जाता। बचे हुए थोड़े से वक्त को देखकर मैंने अपने दांत भींचे और खुद को जबरन सीधा बैठाया। मुझे अभी एक और बड़ा और खतरनाक दांव खेलना ही होगा। यांग मैडम, गू मैनेजर से कहो कि इन छोटे मोटे मामलों को किनारे करे और मेरे सामने कोई सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए जो हमारी इस फहरिस्त का आखिरी सौदा हो। यांग मेई ने जब ये सुना तो उसका सिर चकरा गया। इमारतें खरीदी जा चुकी हैं, ऑटो कंपनी भी हाथ आ चुकी है और अब वो इससे भी कुछ बड़ा करना चाहता है। क्या इस शख्स के घर में सोने की खदान है या इसने कोई चालू सिक्का ढालने की मशीन छिपा रखी है? उसी वक्त जीयू मैनेजर का दफ्तर खरीदारों की भीड़ से पूरी तरह पैक हो चुका था। मंदी के इस दौर में जैसे ही लोगों को ये भनक लगी थी कि यहाँ कोई बेवकूफ पानी की तरह पैसा बहा रहा है, वे सभी डूबते हुए कारोबारी पागलों की तरह वहां दौड़े चले आए थे। गू मैनेजर, पहले मुझे अंदर जाने दो। मेरे सिर पर कर्जे का पहाड़ टूट पड़ा है। मुझे बचाने वाला सिर्फ यही भगवान है। ओल्ड जियांग, हमारे आपके ताल्लुक तो पुराने हैं, कम से कम मेरे लिए तो पिछला दरवाजा खोल दो। मैनेजर जियांग, रात को मैं आपको डिनर पर कंपनी दूंगी, प्लीज मुझे पहले अंदर जाने दो ना। गू मैनेजर पसीने से तरबतर हो चुके थे। रह रहकर मिन्नतें करने वाले, हुस्न का जाल बिछाने वाले और घूस देने वाले लोगों की इस बाढ़ ने उन्हें लगभग पागल कर दिया था। तभी यांग मेई ने भीड़ को चीरते हुए रास्ता बनाया और मेरा संदेश उन तक पहुंचाया। जीयू मैनेजर को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो, उन्होंने पूरी ताकत से चिल्लाकर ऐलान किया, सब लोग चुप हो जाओ, लियू साहब का हुक्म है। आखिरी बार सिर्फ 100 अरब के स्केल वाली किसी बड़ी कंपनी को खरीदा जाएगा। जो इस क्राइटेरिया पर फिट न बैठे वो यहां से दफा हो जाए। ये सुनते ही मीटिंग रूम के बाहर खड़ी आधी से ज्यादा भीड़ पल भर में छट गई। वे तमाम व्यापारी भले ही अंदर से कुड़ रहे थे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा और असली सिक्का तो मेरे पास ही था।
इसलिए वे कुछ नहीं बोल सके। पूरे 10 मिनट के बाद यांग में एक फाइल लाकर मेरी टेबल पर रख दी। लियू साहब, सिर्फ यही कंपनी बची है, फेंगशिंग टेक्नोलॉजी। मैंने फाइल उठाई और अपनी भ्रिकुटी थोड़ी सिकोड़ी। ये क्या बनाती है? ये फ्लेक्सिबल स्क्रीन बनाती है। इसके पास पेटेंट का बहुत मजबूत बेस है और इंडस्ट्री में इसका रुतबा काफी ऊपर है। बस फर्क ये है कि ये डूबने की कगार पर है। इतनी शानदार कंपनी होने के बावजूद ये डूब कैसे सकती है? मुझे थोड़ी हैरानी हुई। यांगमे ने एक लंबी सांस छोड़ी। इसकी स्ट्रैटेजी गलत हो गई थी। आराम से अच्छी भली सप्लायर बनने के बजाय वे खुद फोन बनाने के खेल में उतर गए और बड़ी बड़ी कंपनियों से पंगा ले बैठे, जिसके बाद इनकी सप्लाई चेन पूरी तरह टूट गई। पूरी कहानी सुनने के बाद मेरे होठों पर एक गहरी और अर्थपूर्ण मुस्कान तैर गई। मामला दिलचस्प है। उस सीईओ को अंदर भेजो। थोड़ी ही देर के बाद फैंगशान टेक्नोलॉजी का सीईओ मा जियान मीटिंग रूम के अंदर दाखिल हुआ। मामूली औपचारिक बातचीत के बाद मैंने बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर बात की, ताकि उसका वक्त बर्बाद ना हो। फंडिंग फेल हो गई है। अब तुम सीधे बैंकरप्सी और लिक्विडेशन का इंतजार कर रहे हो, है ना? मा जियान का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए सिर हिला दिया। हमारा प्लान आईपीओ के जरिए 14 अरब जुटाने का था। बदकिस्मती से बात नहीं बन पाई, लेकिन अगर थोड़ा फंड मिल जाए तो फैंगशैंग फिर से खड़ी हो सकती है। मैंने अपनी उंगलियों से टेबल पर तेजी से थपथपाना शुरू कर दिया। वह रफ्तार इतनी तेज थी कि सुनने वाले की धड़कनें बढ़ जाती। अभी तुम्हारी वैल्यूएशन कितनी है? पहले यह सबसे ऊपर 55 अरब थी, लेकिन मौजूदा हालात में कम से कम 10 अरब के आसपास बैठी है। जहां तक कर्जे की बात है, दोनों कंपनियों का मिलाकर लगभग 5 अरब का बकाया है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में पूरा गणित पूरी तरह साफ हो गया। अगले ही पल मैंने बहुत ही सामान्य लहजे में मा जियान की तरफ देखा। ऐसा है, मैं इसे पूरी तरह से खरीदने के लिए 20 अरब कैश देता हूँ और इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 15 अरब और अलग से काउंट्स होंगे। मेरे मुंह से ये बात निकलते ही मा जियान की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो अपनी जगह पर जड़ होकर बिल्कुल सुन पड़ गया। ये बंदा आखिर कौन सा नशा करके आया है? मा जियान अच्छे से जानता था कि फैंगशैंग टेक्नोलॉजी अब पूरी तरह डूब चुकी है और दिवालिया होकर लिक्विडेशन होना तय था। कर्मचारियों की सैलरी बहुत समय से रुकी हुई थी। कोई भी समझदार इंसान इसमें 10,000 भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, फिर अरबों की बात तो दूर की है। लेकिन मैं तो पैसा लगाने वाला ही था और साथ में 100 अरब और लगाने वाला था। ये हरकत पूरी तरह पागलपन भरी थी, लेकिन मा जियान को भी उम्मीद थी। फैंगशैंग के लिए मैं डूबते को तिनके का सहारा था। आखिर जब क्यूडी ऑटो मेरे हाथों में फिर से जिंदा हो सकती है तो फैंगशैंग क्यों नहीं हो सकती? अगले ही पल सिर्फ धड़ की आवाज आई। मा जियान खुशी के मारे वहीं घुटने टेक कर बैठ गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, शुक्रिया लिन सर। इस तरह घुटने टेकने वाले नजारे ने पास खड़ी यांग मे को भी हक्का बक्का कर दिया। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी, ये तो साला कोई खैरात बांटने वाला देवता है। ये पैसा तो पानी की तरह बह रहा है। हालांकि मन में शिकायत करना अलग बात थी, पर उसमें अपने काम में जरा भी देर नहीं लगाई। 40 मिनट से भी कम समय में पूरी कंपनी को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया। जैसे ही मैंने साइन किए, बैंक ट्रांसफर सफल हो गया। मेरे दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, रिफंड रिवॉर्ड के तौर पर 350 अरब आ चुके हैं। खाते के बैलेंस को एक सांस में 864.2 अरब तक पहुंचते देख मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। इस नंबर का क्या मतलब है भाई? देश का सबसे रईस इंसान भी कुल मिलाकर 400 अरब के आसपास की संपत्ति रखता है और मेरे पास तो सिर्फ कैश ही उनके मुकाबले 2 गुना है। इसके अलावा 30 से ज्यादा कंपनियां और अनगिनत बंगले, यार्ड अलग से हैं। अगर मैं अपनी संपत्ति सबके सामने ले आऊं तो मैं सीधा देश का नंबर 1 रईस बन जाऊंगा और दुनिया के टॉप अमीर लोगों की लिस्ट में भी टॉप 10 में घुस जाऊंगा। और इस सब में मुझे सिर्फ 8 घंटे लगे। सोने का काउंटडाउन 30 मिनट। फैंगशैंग की टीम को जाते हुए देखकर मैं सोफे पर टिक गया और मेरे दिल में अचानक एक खालीपन सा छा गया। अरबों के इतने बड़े सौदे करने के बाद अब ऑनलाइन शॉपिंग या गिफ्ट देने जैसी बकवास करने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेस्वाद चीज चबा रहा हूं। चूंकि शेयर सिस्टम की नजर में खर्च नहीं माने जाते, तो क्यों ना कुछ सीधा और धमाकेदार खेल खेला जाए। मैंने मुड़कर यांग में से पूछा, क्या तुम्हारा बैंक घर और गाड़ियां खरीदने में मदद कर सकता है? मुझे रेडी स्टॉक चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। अगर ये बात कोई और बोलता तो लोग उसे भौकाल काटना कहते, लेकिन एक खरबपति के मुंह से ये बात निकलना मतलब असली ताकत है। यांग में ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और तुरंत कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। 5 मिनट के बाद उसने सीधे पोर्शे, मर्सिडीज, BMW जैसी 1 दर्जन से ज्यादा कार कंपनियों और 3 रियल एस्टेट कंपनियों की स्टॉक लिस्ट लाकर मेरे सामने रख दी। 10 लाख से ऊपर की लग्जरी गाड़ियां, हर मॉडल की एक गाड़ी चाहिए। शहर के बीचों बीच 8 बड़े फ्लैट और 55 लग्जरी गाड़ियां। कुल कीमत 13.49 करोड़ थी। मैंने पलक तक नहीं झपकाई और सीधा पेमेंट कर दिया।
अगले ही पल 1.4 अरब का कैशबैक तुरंत आ गया। इस समय मेरे कार्ड का बैलेंस सीधे उछलकर 866.1 अरब हो गया था। सोने का काउंटडाउन 10 मिनट। आखिरी वक्त में मैंने बाकी सबको बाहर भेज दिया और अकेले रेस्ट रूम में जाकर इस टोंगे से ढंग से अलविदा कहने की तैयारी करने लगा। भला कौन अपनी उस मुर्गी को आसानी से जाने देगा जो सोने के अंडे देती है। मैंने बहुत ही फिल्मी अंदाज में हवा की तरफ देखकर कहा, टोंगे, अगर ऊपर वाला मुझे एक और मौका दे तो मैं अपनी जान देकर भी आपको नया जीवन दे दूंगा। मुझे लगा था कि इससे सिस्टम पिघल जाएगा। तभी अचानक वो ठंडी यांत्रिक आवाज गूंज उठी, चेतावनी, सिस्टम ऊर्जा के रूप में होस्ट की जीवन शक्ति को सोख सकता है। इस त्रिआयामी अंतरिक्ष को छोड़ने के लिए क्या आप इसे सोखना चाहते हैं? मेरे चेहरे के हाव भाव वहीं जम गए। अरे साला, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, तूने इसे सच क्यों मान लिया? मैं डर के मारे कांप उठा। स्क्रीन पर टच करते करते मेरा हाथ हिल गया और मैंने जल्दी से ना चुन लिया। टोंगे, नाटक मत करो, मुझे अभी 2 साल और जीना है। मैं हंसने का नाटक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। आखिरकार ये मेरी जिंदगी और मौत का मालिक था। क्या मेरी जान लेने के अलावा ऐसा कोई और तरीका नहीं था जिससे तुम सो न? अगले ही पल वर्चुअल पैनल सच में हिलने लगा। बाइंडिंग टास्क इंटरफेस, इमोशन एनर्जी कलेक्शन शुरू। शर्त 1 करोड़ इमोशन एनर्जी। सिस्टम की यांत्रिक आवाज गूंजी, जब तक तुम त्रिआयामी इंसानों के अंदर खुशी, गुस्सा, दुख और मजे जैसे भाव पैदा करोगे, तुम ऊर्जा इकट्ठा कर लोगे, जब तक 1 करोड़ पूरी न हो जाए। मैं खुशी से झूम उठा। मेरे होठों की मुस्कान रुक नहीं रही थी। ये तो छठे आयाम की खतरनाक टेक्नोलॉजी है। अगर ये सच में रीस्टार्ट हो गई तो शायद कोई ऐसा तगड़ा इनाम मिल जाए जिसकी कोई हद ना हो। जब मैं अपनी इस बेहतरीन जिंदगी के सपने देख रहा था, तभी सिस्टम ने मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया। चेतावनी, सोने का काउंटडाउन 5 मिनट बचा है। होस्ट को सलाह दी जाती है कि तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारी पहचान मेल नहीं खाती। खतरा 5वें लेवल का है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी से पूछा, 5वें लेवल का क्या मतलब है? सबसे बड़ा लेवल कौन सा है? सबसे बड़ा लेवल 5वां ही है। बस इतने से शब्द, जिन्हें पढ़कर मेरी खाल सुन हो गई और मेरी पीठ पसीने से भीग गई। बात तो सही है, आज मेरे पास खरबों रुपए हैं, लेकिन मैं तो आज भी बिना किसी बैकग्राउंड और बिना किसी सहारे का एक गरीब लड़का ही हूँ। उन पूंजीपति भेड़ियों की नजरों में मैं सिर्फ एक मलाईदार गोश्त का टुकड़ा हूँ जिसे हर कोई नौच खाना चाहता है। पुराने जमाने में वो जमीन वाले लोग इतनी जल्दी बर्बाद क्यों हो जाते थे? क्या इसलिए नहीं कि कोई उनके खिलाफ चाल चल देता था? इंसानी फितरत की बुराई को कभी कम मत आंकना। टोंगे बचाओ, क्या मेरे पास खुद को बचाने का कोई तरीका है? क्या आप प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑन करना चाहते हैं? क्या इसके बारे में भी पूछने की जरूरत है? बिल्कुल ऑन करना है। 800 अरब की रकम जबरन जर्मनी के रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट बैंक में ट्रांसफर कर दी गई है, जिस पर सिर्फ ब्याज मिलेगा, और मूलधन निकालने के लिए खुद जर्मनी जाकर आंखों की पुतली और उंगलियों के निशान वेरीफाई करने होंगे। 800 अरब इस तरह पूरी तरह लॉक हो चुके थे। खाते में बचे हुए 66.1 अरब को देखकर भले ही मेरी संपत्ति अचानक बहुत कम हो गई थी, लेकिन मेरे दिल को बहुत बड़ा सुकून मिला। बाकी बचा हुआ पैसा मेरी कई पीढ़ियों के लिए काफी था। कम से कम किसी के द्वारा पूरी तरह खाए जाने से तो बच गया। एक बात अजीब है, आज के समय में जब फॉरेन एक्सचेंज के नियम इतने सख्त हैं, तो सिस्टम ने पैसे कैसे टारगेट ट्रांसफर कर दिए? सिस्टम किसी भी चीज को दोबारा व्यवस्थित कर सकता है। इसके तुरंत बाद मेरी आंखें, चेहरा, नसें और उंगलियों के निशान 1 सेकंड में रिकॉर्ड हो गए। यहां तक कि बैंक कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ी। मेरा शरीर ही इकलौती चाबी था। इससे पहले कि मैं पूरी तरह होश में आ पाता, सिस्टम की आखिरी आवाज गूंज उठी, ऊर्जा खत्म हो चुकी है, जबरदस्ती स्लीप मोड में जा रहे हैं। दिमाग में एक रोशनी चमकी और सारे इंटरफेस पल भर में गायब हो गए। टोंगे, टोंगे भैया, मैंने 2 बार हड़बड़ाकर आवाज दी, लेकिन जवाब में सिर्फ मौत जैसी खामोशी मिली। इस पल एक बहुत बड़ा डर मेरे अंदर समा गया। क्या अभी तक जो हुआ वो सब सिर्फ एक सपना था? मैंने अपनी जांघ पर जोर से एक चींटी काटी। उस तेज दर्द ने मुझे तुरंत होश में ला दिया। पागलों वाली खुशी मेरे चेहरे पर छा गई। सच है, सब कुछ सच है। मैं सच में 800 अरब का मालिक बन चुका हूं। तभी किसी ने दरवाजे पर हल्के से खटखटाया। खट खट खट। यांग मेई फाइलें लेकर अंदर आ गई। उसकी फॉर्मल ड्रेस में उसका फिगर काफी गजब लग रहा था। लिन सर, घरों के नाम ट्रांसफर का काम पूरा हो गया है। बड़े वेयरहाउस भी किराए पर ले लिए गए हैं। क्या आपका कोई और आदेश है? सामने इस काबिल और तेज तर्रार कॉर्पोरेट महिला को देखकर मुझे अचानक उस पर थोड़ा प्यार आ गया। अगर मुझे खुद को बचाना है तो मेरे पास ऐसे भरोसेमंद और काम करने वाले लोग क्यों नहीं होने चाहिए? मैंने अपना गला साफ किया और ऐसे ही पूछ लिया, यांग मैडम, बैंक में तुम्हारी साल भर की कमाई कितनी है? यांग में थोड़ी चौंक गई और उसने बिना सोचे जवाब दिया, मैं ब्लैक गोल्ड कार्ड की पर्सनल मैनेजर हूँ। बोनस मिलाकर साल के लगभग 50 लाख मिल जाते हैं। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नौकरी छोड़ो
और मेरे साथ काम करो। सालाना सैलरी 5 करोड़ मिलेगी। सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट का वक्त है।